हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डी टारगेट। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डी टारगेट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इंटेलिजेंस शुरू किया था, जिसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को इंटेलिजेंस के मीनिंग्स, डेफिनेशंस और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आप लोगों के समक्ष बुद्धि पार्ट 2 लेकर के प्रस्तुत हैं, जिसमें हम आज आप लोगों को बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में और उसकी बुद्धि और ज्ञान में अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बुद्धि जो है एक बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि जो है किसी समस्या को समझ करके उसका तार्किक ढंग से विश्लेषण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। अर्थात बुद्धि जो है हमारी समस्याओं के निराकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है और हम अपनी योग्यता का उपयोग करके बुद्धि के द्वारा अपनी समस्याओं को समाधान करने में सफल होते हैं। तो जो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में, जैसा कि आप मेरे देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि ये बुद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से फैक्टर्स हैं। तो वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग, स्वास्थ्य, मुख्य रूप से ये सब जो हैं आपको जो है बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बुद्धि को प्रभावित करती हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि वंशानुक्रम में क्या चीज़ शामिल होती है। देखिए, वंशानुक्रम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वंशानुक्रम में वही चीज़ें शामिल होती हैं जो बालक को अपने माता पिता या अपने जो पितृैक गुण होते हैं, जो उसे अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, वो वंशानुक्रम की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे कि गैसेल और गाल्टन ने अपने प्रयोग, गैसेल और गाल्टन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने निष्कर्ष में ये निकाला, उन्होंने एक प्रयोग किया और उसमें ये निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है, ना कि वातावरण का। उन्होंने वंशानुक्रम को गैसेल और गाल्टन ने अपने प्रयोग में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो है वंशानुक्रम का प्रभाव ज़्यादा होता है किसकी कंपैरिजन में, वातावरण की कंपैरिजन में। उसी तरीके से एक मनोवैज्ञानिक हुए पियर्सन इनका नाम था। पियर्सन ने अपने अध्ययन में ये पाया कि जो बुद्धिमान माँ बाप के जो संतानें होती हैं वो जो है बुद्धिमान होती हैं। कहने का मतलब, अगर उनके माता पिता बुद्धिमान हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी बुद्धिमान होंगे। अर्थात कहने का संपूर्ण रूप से मत, अगर हम गैसेल और गाल्टन और पियर्सन को अध्ययन करें तो इन लोगों ने अपने प्रयोग के माध्यम से पाया कि वंशानुक्रम का किसी भी बालक की बुद्धि पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, बुद्धि को प्रभावित करता है। अर्थात बुद्धि जो है वो कहीं न कहीं वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। तो आप इसी तरीके से और अन्य मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने, जैसे न्यूमैन, जिन्होंने आपने देखा होगा शैशवावस्था के बारे में भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने भी ये सिद्ध किया कि वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम से बुद्धि प्रभावित होती है। दूसरा फैक्टर आता है वातावरण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वातावरण एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है, एक विस्तृत अवधारणा है। और वातावरण जो है, इसमें जहाँ पे जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में बालक रहता है, उस वातावरण का प्रभाव उस बालक पे पड़ता है। और आपके आस पड़ोस में आप देखेंगे, या अगर आपके अगल बगल के लोग, सुसंस्कृत लोग, शिक्षित लोग रहते होंगे तो उसका प्रभाव जो है उनकी बुद्धि पर भी पड़ता है। अगर आस पड़ोस का वातावरण उनके अनुकूल फेवरेबल नहीं होगा, अर्थात आस पड़ोस के लोग जो होंगे वो
सभ्य नहीं होंगे, सुसंस्कृत नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं इसका असर जो है बालक पर पड़ता है। और अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें, ये भी दिखाई पड़ता है कि अगर जो है परिवार का वातावरण अच्छा है, तो स्वाभाविक है जो बच्चा होगा उसकी लर्निंग कैपेसिटी, एडॉप्टिंग पावर और अन्य बच्चों की कंपैरिजन में उसकी आईक्यू लेवल अच्छी होगी, क्योंकि उसे जो उसके परिवार का वातावरण है वो जो है शिक्षित हैं, परिवार के लोग सुसभ्य हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक बालक ऐसे, दो बालकों की अगर हम कंपैरिजन करें, एक बालक ऐसी जगह से आता हो जिसके माता पिता बुद्धिमान और बुद्धिमान से तात्पर्य कहने का मतलब कि वातावरण वहाँ का अच्छा है उसके घर का, तो और दूसरा बालक है उसके वातावरण उसके प्रतिकूल है, मतलब उसके घर के लोग या आस पड़ोस के लोग सुसंस्कृत नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो ऐसे ना ऐसे आप देखेंगे जब दोनों बालकों के किसी भी कंपैरिजन करेंगे तो उन पे बुद्धि का जो है असर ज़रूर दिखता है, दोनों में डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। किसी को जो है अगर हम बात करें, कोडक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि पर वातावरण के प्रभाव को जानने के लिए एक टेस्ट किया था। 80 ऐसी माताओं पर उन्होंने अध्ययन किया जिनके बच्चों का पालन पोषण अच्छे वातावरण में किया गया। इन 80 बच्चे ऐसे लिया कोडक महोदय ने जिनके बच्चों का पालन पोषण अच्छे वातावरण में किया गया। और इसी तरीके से बेलमैन हुए, लीही हुए, स्कील हुए, ये जो है मनोवैज्ञानिक थे, बेलमैन, लीहे और स्कील हुए। तो इन लोगों ने अपने प्रयोग के आधार पर भी यह सिद्ध किया कि यदि बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो उनकी बुद्धि में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो कोडक महोदय ने वातावरण के प्रभाव को जानने के लिए ऐसी माता का अध्ययन किया जिनके बच्चों का पालन पोषण अच्छे वातावरण में दिया गया था। उन्होंने पाया कि जो ऐसे बालक थे उनकी आईक्यू लेवल कंपैरिजन में अन्य बच्चों की अच्छी थी। और इसी तरीके से इन लोगों ने, बेलमैन, लीही और स्कील महोदय ने भी पाया अपने प्रयोग में कि वातावरण का प्रभाव बालक के बुद्धि पर पड़ता है। इसी तरीके से अब आते हैं हम एज किस तरीके से बुद्धि को प्रभावित करता है। बुद्धि और आयु के संबंध में जो है अगर बात की जाए तो इस संदर्भ में भी अनेक प्रयोग और अध्ययन किए गए और ये पाया गया कि जो है आयु का भी प्रभाव कुछ ना कुछ हद तक बुद्धि पर पड़ता है। टर्मन महोदय, जैसे कि मैंने आपको पहले उनकी भी एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। टर्मन ने थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, इन लोगों के साथ मिलकर के आयु के बारे में अध्ययन किया। जो है जैसे थॉर्नडाइक एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो कि ट्राई एंड एरर नामक थ्योरी दिया आपके लर्निंग में थॉर्नडाइक महोदय ने। इन्होंने स्पीयरमैन भी बुद्धि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिन्होंने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का वर्णन किया, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में बताया। तो इन लोगों ने मिल करके आयु के बारे में भी जो है काफ़ी अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि सामान्यतः जो बुद्धि होती है वो 16 से 20 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। 16 से 20 वर्ष की आयु तक जो है बढ़ती है, परंतु भारत में बुद्धि का विकास जो है 25 वर्ष तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 25 वर्ष तक माना जाता है। तो इस तरीके से आयु भी कहीं न कहीं बुद्धि को प्रभावित करती है। अगर हम बात करें, एनालाइज करें, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि आयु जो होती है, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसमें मैच्योरिटी आती जाती है, और जब मैच्योरिटी आती जाती है तो कहीं न कहीं उसकी बुद्धि में भी मैच्योरिटी आती है। बुद्धि, जैसे कि आप जानते हैं कि बुद्धि जो होती है एक स्थिर कॉन्सेप्ट होता है, एक जन्मजात गुण होता है बुद्धि। तो बुद्धि जब जन्मजात गुण है तो इसका मतलब जैसे जैसे बालक में मैच्योरिटी आती है
वैसे वैसे बालक की बुद्धि भी जो है में मैच्योरिटी आती है और वो आने वाले अपनी समस्याओं का पूर्व अनुभवों के आधार पर समाधान करने में सफल होता है। तो इस तरीके से आयु जो है, आयु एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं न कहीं जो है बुद्धि को प्रभावित करती है। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रजाति, जिसे हम रेस कहते हैं। रेस प्रजाति जो होती है, आप जानते होंगे, प्रजाति बंगोलो प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड, मंगोलायड, इस तरीके से प्रजाति हुआ करती थी। तो इनमें जो है बुद्धि पर जो है प्रजाति का असर जो है, अगर बात की जाए तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रजाति में भी, सभी प्रजाति में, इस प्रजाति की क्या बात करें, सभी प्रजाति जो रेस होते हैं, जो प्रजातियां होती हैं, उसमें सभी में तीव्र और सामान्य और निम्न बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। कहने का मतलब तीव्र बुद्धि के लोग, सामान्य बुद्धि के लोग और निम्न बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। अब ये तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, निम्न बुद्धि का जो ये कैटेगराइजेशन किया गया है, ये कैटेगराइजेशन इसी आधार पर किया गया है क्योंकि कहीं न कहीं उस प्रजाति में या उस, आप देखते होंगे कि जो भी प्रजातियां हैं, अगर इसमें अगर 3 वर्ग में बांटा गया है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है बुद्धि के डिफरेंस के ही आधार पर इनका डिवीज़न किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रजाति कहीं न कहीं जो है हमारी बुद्धि को प्रभावित करती हैं। ये है कि इसका प्रभाव बहुत विशेष नहीं पड़ता है, इनका प्रतिशत बहुत कम होता है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि प्रजाति का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका जो प्रजाति है, इसका कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं डालती है बुद्धि पर, लेकिन फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं, उनका मानना है कि प्रजाति का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने इस आधार पे बताया कि कोई भी प्रजाति या कोई भी जाति होती है, अगर इस किसी एक वर्ग की बात हम कर लें तो उसमें सामान्य, मध्यम या सामान्य, निम्न और तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं। इस आधार पे उन्होंने कहा कि जो है बुद्धि जो है को प्रजाति प्रभावित करती है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं लिंग की। लिंग जो है बुद्धि को किस तरीके से प्रभावित करता है। अगर हम बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विट्टी। क्या नाम था? विट्टी, WITTY। विट्टी ने स्वीकार किया है, इस मनोवैज्ञानिक ने स्वीकार किया है कि लिंग भेद का बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। विट्टी ने कहा कि लिंग भेद जो होता है, लिंग भेद का मतलब जो मेल फीमेल होते हैं उनमें बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, परंतु उन्होंने एक परंतु शब्द कहा, यदि लड़कियों को उचित वातावरण ना दिया जाए, यदि लड़कियों को उचित वातावरण ना दिया जाए तो उनका चिंतन पक्ष पिछड़ जाता है। चिंतन पक्ष क्या होता है? पिछड़ जाता है। किसका मानना था? मनोवैज्ञानिक विट्टी महोदय का था। अगर चिंतन पक्ष पिछड़ जाता है, इसका मतलब उनको स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिए, और जब स्वतंत्र वातावरण दिया जाएगा तो उनका चिंतन पक्ष भी मजबूत होगा। और ये भी मानते हैं कि लड़के और लड़कियों में बुद्धि लब्धि कर, अगर लिंग की बात करें, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आज भी जो है हम समाज में देखते हैं कि लिंग का बुद्धि से बहुत ज़्यादा जो है बुद्धि को नहीं प्रभावित करती है। अगर समान वातावरण दिया जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो स्वाभाविक है उनकी आयु की लेवल अच्छी मानी जाती है और अच्छी होगी। इसी को ध्यान में रख कर के मैकमी केन ने एक अध्ययन किया था 1939 में। उन्होंने 875 बच्चों की बुद्धि का मापन किया, और ये सब बच्चे जो थे कहाँ थे? स्कॉटलैंड के थे। और ये किसने किया था? स्कॉटलैंड के थे। ये इन्होंने किया था मैकमी केन ने, MACMEEKEN। इस मनोवैज्ञानिक ने 875 बच्चों का एक अध्ययन किया था। कब किया था? 1939
में। और 1939 में जब इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने पाया कि बुद्धि का मापन जो इन्होंने किया वो स्टैनफर्ड बिने के परीक्षण द्वारा किया, जो कि हम आपको स्टैनफर्ड बिने परीक्षण क्या था इसके बारे में हम जब आपको बुद्धि टेस्टिंग के बारे में पढ़ाने लगेंगे तो यहाँ पे हम विशेष डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि लड़कों का जो औसत IQ निकाला, उन्होंने जो 875 बच्चों पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, जो लड़कों का औसत IQ निकाला उन्होंने 100.5 निकाला, और जो लड़कों का औसत 100.5 था और लड़कियों का औसत जो निकाला उन्होंने आई इंटेलिजेंस क्वाटिएंट जिसे कहते हैं, बुद्धि लब्धि जिसे कहते हैं, उन्होंने 99.7 निकाला। और दोनों का मध्यमान जब उन्होंने निकाला IQ का और SD स्टैंडर्ड डिविएशन, उन्होंने क्रमशः पाया कि जब इन्होंने दोनों का मध्यमान निकाला तो IQ उन्होंने पाया 15.9 तथा 15.2। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि जब मीकेन ने जब दोनों का बुद्धि परीक्षण किया तो उसमें उन्होंने पाया कि IQ लड़कों का जो था वो 100.5 था, लड़कियों का 99.7 था, और दोनों का जो है जो मीडियन था वो उन्होंने निकाला 15.9, 15.9 एंड 15.2। तो अब इस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी विचार दिया कि जो लड़कियां होती हैं उनकी IQ लेवल जो होती है वो जो होता है 6 वर्ष की अवस्था से 14 साल तक के लड़कों की अपेक्षा अधिक रहती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये भी माना, जब ये टेस्टिंग निकाला गया तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये भी विचार दिया कि जो IQ लेवल होती है वो 6 वर्ष की अवस्था जो लड़कियों की होती है, 6 वर्ष की अवस्था जो लड़कियों की होती है और 14 वर्ष की जो लड़कों की होती है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो लड़कियों की IQ लेवल अच्छी होती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि 16 वर्ष के बाद दोनों की बुद्धि लब्धि, इस आयु के बाद लड़कों की बुद्धि लब्धि बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये 6 वर्ष की अगर लड़की है, 14 वर्ष का लड़का है, तो 6 वर्ष की लड़की की IQ लेवल ज़्यादा तेज होगी कंपैरिजन में। मनोवैज्ञानिकों का मानना है 14 वर्ष तक की जो लड़का है उसकी कंपैरिजन में लड़की की IQ लेवल अच्छी होगी, लेकिन जैसे आयु बढ़ती है, जब 16 वर्ष की अवस्था आती है, दोनों बुद्धि लब्धि में डिफरेंस आ जाता है और लड़कों की कंपैरिजन में लड़कियों की बुद्धि लब्धि पर निगेटिव असर पड़ता है, घट जाता है। लेकिन ये तो बात है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में, लेकिन अगर हम स्वयं से विश्लेषण करें तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं प्रभाव डालता है। लिंग भी, मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया कि ये बुद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। अगर समान वातावरण दिया जाए, समान व्यवस्था दी जाए, समान परिवेश दिया जाए तो उसका असर दोनों पर ही समान रूप से रहेगा। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने बताया कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है लिंग जो है बुद्धि को प्रभावित करती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्वास्थ्य। आप जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा। हमारी जो है, इसीलिए आप देखे होंगे कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई हो, चाहे वो अरविंद घोष के द्वारा दी गई हो, चाहे वो रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई हो, सभी ने अपने अपने शैक्षिक व्यवस्था में कहीं न कहीं जो है स्वास्थ्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, स्वास्थ्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। और आप देखेंगे अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। महात्मा गांधी ने जब अपनी डेफिनेशन दिया तो उन्होंने कहा शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक की शारीरिक मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास है। शिक्षा से मेरा प्राय बालक की शारीरिक, उन्होंने पहले स्थान पे किसको दिया? शरीर को। और जब हम अरस्तु को देखते हैं तो उन्होंने भी कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो उन्होंने सबसे प्रेफरेंस किसने दिया?
शरीर को। इसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी शिक्षा में एक उन्होंने बंगला लेख लिखा था, शिक्षा में हेर फेर। उन्होंने भी कहा कि सबसे पहले बच्चों की जब शिक्षा की व्यवस्था की जाए उसमें शारीरिक शिक्षा पर पहले बल दिया जाए, क्योंकि शारीरिक शिक्षा मस्ट है। इसी तरीके से अरबिंदो घोष ने अपनी सर्वांग शिक्षा व्यवस्था में भी जो है सर्वांग शिक्षा की जो व्यवस्था की थी, सर्वांग शिक्षा आता है कभी कभी एग्जाम में, तो सर्वांग शिक्षा की बात कौन करते हैं, वो करते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष एक प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट थे, फिलासफर थे। उन्होंने जो है शिक्षा में सर्वांग शिक्षा में भी अपनी सर्वांग शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक शिक्षा पे महत्वपूर्ण बल दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर के स्वास्थ्य जो है बालक के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर स्वस्थ शरीर है तभी हम स्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना कर सकते हैं, और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तभी हम जो है उसकी अच्छी IQ की कल्पना कर सकते हैं, अर्थात अच्छी बुद्धि की कल्पना कर सकते हैं, और उसकी बुद्धि अच्छी मान सकते हैं। दैनिक जीवन में भी यह अनुभव महसूस किया जाता है कि अगर जितना स्वस्थ अच्छा होगा बच्चे की बुद्धि का विकास भी उतना ही अच्छा होगा। अतः जो है स्वस्थ भी क्या होता है, व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित करता है। इस तरीके से आपने देखा वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य क्या करते हैं, बुद्धि को प्रभावित करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, जिसमें कुछ और दे दिया जाएगा। अगर ये आपको दिया है तो ये सभी शामिल हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में कुछ न कुछ हद तक। लेकिन अगर सबसे बात करें हम स्वयं से इसका विश्लेषण किया जाए तो हमें जहाँ तक है इसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि का प्रभाव जो होता है, बुद्धि पर प्रभाव वो किसका होता है, वंशानुक्रम और वातावरण। मुख्य रूप से ये दोनों चीज़ें और स्वास्थ्य बुद्धि को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक को अच्छी ढंग से समझ लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो आप इसी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में मैं बुद्धि पार्ट 3 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।